फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए बच्चों, आज जो हमारी सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़। बच्चों सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बच्चों ये सीरीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। 5700 तक क्वेश्चंस हमारे हो गए 5700। ओके, और ये सारा जो है पीडीएफ मटेरियल है सारा, जो ऐप में डिफरेंट डिफरेंट क्रैश कोर्स है तो उनमें मैं डाल देती हूँ। ओके, तो आप जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, बाकी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बच्चों तो देखो अभी जो है इसमें 5701 से क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स, एम्स, रेलवे, डीएसएसबी, आईटीबीपी, एसएसबी और जितने भी स्टेट लेवल के डिफरेंट डिफरेंट हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम हैं, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सभी के लिए ये जो है हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के क्या फंक्शन है। देखो प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन है ना, तो ये सारे प्रोटीन्स हैं। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको भी मेंटेन करेंगे। तो ये देखो दोनों ही हमारे प्रोटीन के फंक्शन है, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेजर क्लास ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जो आईजी होती है, कितनी होती है वो मैंने आपको GAMED हमने जो है 3 याद करी हुई है ना, सॉरी 5 होती है। IgG होती है, IgA होती है, IgM होती है, IgE होती है और IgD होती है। ओके, GAMED से हम याद करते हैं। तो कितनी होती है, टोटल 5 होती है। सिर्फ यही पूछा आप लोगों से, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट अगेंस्ट। आपका ओपियम की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट। देखिए ओपियम की पॉइजनिंग के लिए हमारा जो एंटीडोट होता है नैलोक्सोन, हम लोग याद करके चलते हैं। प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है नैलोक्सोन। तो देखो यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सिट्रिक एसिड है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, नैलोक्सोन है। नेक्स्ट, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूपिंग कफ। देखो कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ये है उड़ीसा का एग्जाम है, ये उड़ीसा 2024 का जो पेपर हुआ था ना उसका क्वेश्चन है, ये जो शुरू के क्वेश्चन है ना। तो वूपिंग कफ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखो हमारा होता है, वूपिंग कफ इज ऑल्सो नोन एज पर्टूसिस। ओके, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है बोर्डटेलिया पर्टूसिस होता है। बच्चों ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। बाकी क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी जो है हमारा टिटनस कोज करा देगा। सुडोमोनाज एरोगिनोसा बच्चों बहुत सारे इन्फेक्शंस कोज करा देता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कराता है, UTI बहुत सारे कराता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारा TB का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बन गया ऑप्शन 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिजीज है, बताइए कौन सा रेस्पिरेटरी डिजीज है। डिप्थीरिया बिल्कुल रेस्पिरेटरी है, कोलेरा, प्लेग या रेबीज। तो हमारा डिप्थीरिया है बच्चों, ये रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। ओके, तो ये क्या है, एक टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होता है हमारा डिप्थीरिया। इसका आपने इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन देखा था, है ना। कोलेरा जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक कोमा शेप बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कोलेरा जो होता है वो कोलेरा कोज करा देता है। प्लेग का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस होता है। ओके, रेबीज जो होता है ये आपका डॉग के बाइट करने से, जो डॉग की सलाइवा से ट्रांसमिट होता है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी डिजीज में हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ, दीज ऑल आर रेस्पिरेटरी डिजीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन सीन इन द बॉडी। ओके, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है GIT से रिलेटेड कौन सी है, हेयर लॉस है, नोजिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो नोजिया हो जाएगा ऑप्शन 2 है ना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस इज डीएनए वायरस। देखो हेपेटाइटिस A B C D ऐसे होती है, तो हमने देखा है सिर्फ हेपेटाइटिस बी वाला जो होता है ना, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस होता है, इसीलिए हेपेटाइटिस बी ही एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि बाकी सारे आरएनए होते हैं, सिर्फ बी वाला डीएनए वायरस होता है। तो हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस के फार्मास्यूटिकल फंक्शन कौन है बताओ। कंपाउंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है ना। कंपाउंडिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टेराइल और नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स की। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स परचेज, जो ड्रग परचेज है उनका करी है, उनका क्वालिटी कंट्रोल। एंड दोज कंपाउंडेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन द फार्मेसी में जो कंपाउंड और मैन्युफैक्चर्ड की गई है इनका, और जो परचेज की गई इनका, इन सबका क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस जो होती है उसके फंक्शंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल फंक्शंस होते हैं। ओके, दोनों बातें सही है बच्चों, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा बोथ। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल 1968 हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर नीडेड फॉर अप टू 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो हमने पढ़ा है एक टेबल है ना, ऊपर हमने 50 लिखा, नीचे हमने 500 लिखा, फिर हम लिखते हैं 100, 200 और 300 लिखते हैं। कितने फार्मासिस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में? 3, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, हम लोग ऐसे याद करते हैं। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट है। आपसे 100 बेडेड हॉस्पिटल्स का पूछा तो आपने 5 फार्मासिस्ट आंसर लगाना है। बाकी 200 के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड के लिए 10 फार्मासिस्ट और 500 के लिए 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओपीडी जो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, उसमें क्या क्या आता है? कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, रिहैबिलिटेशन सर्विस। देखिए दोनों ही इंक्लूड होते हैं इसमें, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग। देखो कौन से आपके जो सूचर्स होते हैं है ना, तो ये एब्जॉर्बेबल होते हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें से एब्जॉर्बेबल कौन सा है? नायलॉन, सिल्क, पॉलीप्रोपेमाइड या कैटगट। कैटगट बच्चों एक आपका नेचुरल में आता है और ये इसको वॉलन गट भी कहते हैं, और ये हमारा एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है, इंटेस्टाइन ऑफ शीप से ऑब्टेन होता है, और ये आपका एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है कैटगट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलन गट। ओके, देखो एब्जॉर्बेबल सूचर्स ऐसे सूचर्स होते हैं, ये स्टिचेस होते हैं दैट डिजोल्व ओवर टाइम के बाद डिजोल्व हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इनको जैसे कई बार होते हैं ना जो टाँके लगवाते हैं, कई तो होते हैं कि भाई बाद में निकलवाने पड़ते हैं, कई होते हैं वो निकलवाने नहीं पड़ते। ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो एब्जॉर्बेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा है एब्जॉर्बेबल, एक बार देख लो। They are used to close wounds and surgical sites and do not need to be removed by डॉक्टर, इनको रिमूव नहीं करना पड़ता एब्जॉर्बेबल को, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में ओवर टाइम है ना। और नॉन एब्जॉर्बेबल जो होते हैं यूज टू होल्ड टिश्यू टुगेदर आफ्टर इंसिजन एंड नीड टू बी रिमूव, इनको बाद में रिमूव कराना पड़ता है नॉन एब्जॉर्बेबल को। तो एब्जॉर्बेबल में कैटगट, कंगारू टेंडेंस, ब्रोका। फिर नॉन एब्जॉर्बेबल का एग्जाम्पल में सिल्क, नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलिन, स्टेनलेस स्टील, लिनेन होता है, कॉटन, सिंथेटिक थ्रेड, हॉर्स हेयर, मेटल एंड लो और सिल्कवॉर्म गट। मतलब टैकी इज रेफर टू, बच्चों टैकी का मतलब क्या होता है? जैसे आपका टैकीफाइलैक्सिस में टैकी वर्ड है, टैकी का मतलब क्या है? मीडियम है, फास्ट है, एयर स्लो। टैकी का मतलब होता है फास्ट, रैपिड है ना, जैसे टैकीफाइलैक्सिस है ना, तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। तो रैपिड टैकी का मतलब हो गया हमारा फास्ट होता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में कौन सी बात सही नहीं है बच्चों? बताओ। मतलब कि जो एनडीपीएस एक्ट है बच्चों, उसमें हमने पढ़े थे 6 चैप्टर्स होते हैं है ना, और उसमें सेक्शंस है डिफरेंट बहुत सारे थे। कितने सेक्शंस थे? ठीक है, तो अभी जो है इसमें पूछा आपसे बताना कौन से सेक्शन के बारे में कौन सी चीज़ नहीं है। ओके, तो बताना आप लोगों ने, इसका आंसर करो। सेक्शन 8 में लिख रखा है एम्पावर सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस। फिर सेक्शन 21 के बारे में क्या लिखा हुआ है इसमें? पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। सेक्शन 9 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑपरेशन। फिर सेक्शन 22 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड प्रेपरेशन। तो कह रहे कौन सा सही नहीं है, तो ना बच्चों इसमें ऑप्शन ए वाला सही नहीं लिखा हुआ, जो ये एम्पावर सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस, सेक्शन 8 में नहीं आता। ओके,
तो ऑप्शन जो है 1 इसमें इनकरेक्ट है। तो बच्चों द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। बच्चों देखो जो आपकी टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं वो आपकी ऑगमेंटेड होती है, प्रिडिक्टेबल होती है ना। तो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस तो आपके टाइप बी में चली जाएंगी, है ना। जेनेटिकली डिटरमाइंड भी इफेक्ट यही हो गए टाइप बी में। एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्टिक, ये सारे टाइप बी में आते हैं बच्चों, बिजारी रिएक्शंस जो होती है। तो ये रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकॉन्टिन्यूएशन, मतलब कोई ड्रग डिसकॉन्टिन्यू करने के बाद जो रिबाउंड इफेक्ट आता है ना, तो ये टाइप ए में ही आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमने पढ़ी थी। ए तो होती है ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, ये प्रिडिक्टेबल होते हैं बच्चों, है ना। रिवर्सिबल होते हैं, प्रिवेंटेबल होते हैं, मिनिमाइज बाय डोज एडजस्टमेंट, है ना। डोज आएगा यहाँ पर, डोज एडजस्टमेंट से मिनिमाइज हो जाते हैं। साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट सब इसमें आते हैं। टाइप ए जो होती है कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, और एक कॉन्सिक्वेंस होता है ड्रग प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि है ब्लीडिंग व्हेन यूजिंग एंटीकोएगुलेंट, वॉरफेरिन, है ना, इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिया करा देगा। ये सारे टाइप ए रिएक्शंस हैं, टाइप ए एडीआर है। ये डोज डिपेंडेंट होती है, माइल्ड होती है, ऑल्दो दे मे बी सीरियस और इवन फटाल भी हो सकती है। ओके, जैसे इंट्राक्रेनल ब्लीडिंग फ्रॉम वॉरफेरिन। सच रिएक्शंस यूजुअली ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट डोजेस की वजह से होते हैं, स्पेशली व्हेन डोज ड्रग एलिमिनेशन इम्पेयर्ड हो जाए। साइड इफेक्ट में भी अप्लाई टू माइनर टाइप ए रिएक्शंस हो सकती है, इनको डोज रिडक्शन से एलिविएट किया जा सकता है। टाइप बी में बिजारे होती है, ये डोज पे डिपेंड नहीं करती बच्चों, ना ही ये प्रिडिक्टेबल होती है, इनको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, है ना। एलर्जी जैसे इसमें आता है। इनको इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं। दीज रिएक्शंस कैन बी ड्यू टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स विद इन द पर्सन और एनवायरनमेंट। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रग को विड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। पेनिसिलिन जैसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन को कोज करा देती है। टाइप सी क्रोनिक रिएक्शंस होती है, भाई लंबे टाइम तक हम ड्रग ले रहे हैं, क्रोनिक, है ना, क्रोनिक यूज से, जैसे एंसर्स नेफ्रोटॉक्सिटी करा देंगे। डी से डिलेड, टाइप डी में डिलेड आती है, जैसे अगर आफ्टर मैनी ईयर, बहुत सालों के बाद ये आपको देखने को मिलेंगे, एक्यूमुलेशन की वजह से टाइप डी आती हैं। जैसे टेराटोजेनिक इफेक्ट हो गया, कार्सिनोजेनेसिस, थैलेडोमाइड, है ना, थैलेडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट करा देता है ये। टाइप ई में एंड ऑफ यूज में सडनली स्टॉप यूज ऑफ ड्रग, अगर ऑन विड्रॉल, स्पेशली व्हेन ड्रग इज स्टॉप, एकदम से अचानक से ड्रग को स्टॉप कर दोगे, जैसे एंजीना ड्यू टू आपका एटिनोलोल, विड्रॉल ऑफ ओपियोड। ओके, टाइप एफ में फेलियर ऑफ थेरेपी आ जाएगा, जैसे ड्रग इंटरेक्शन एंटागोनिज्म। नेक्स्ट है टेबलेट टू ट्रीट अ हेडेक मस्ट फास्ट बी डिजोल्व इन वाटर बिफोर स्वेलोइंग। स्वेलो करने से पहले इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है इस टैबलेट को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ टैबलेट, कौन सी टैबलेट इसको स्वेलो वाटर में डिजोल्व करके स्वेलो करते हैं। इफर्वेसेंट टैबलेट, ओरल देखो ओरल डिसइंटीग्रेटिंग, तो ओरल में माउथ में जाके जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, है ना। बक्कल है, बक्कल भी माउथ में ही, है ना, जो यहाँ पर बक्कल एरिया में रखी जाती है। मॉडिफाइड रिलीज, तो ये जो है वाटर में जो डिजोल्व करते हैं ना, मस्ट बी डिजोल्व इन वाटर बिफोर स्वेलिंग, तो ये ना एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है बच्चों। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सा आता है, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटाइड, इथाइलिक एसिड, नन। तो ये तीनों आपके क्या है बच्चों, लूप डायरेटिक में आते हैं। किस में आते हैं, लूप डायरेटिक में आते हैं, है ना। तो हमारा एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड आपका लूप डायरेटिक है, हाई सीलिंग या हाई एफिकेसी डायरेटिक भी कहते हैं। तो ये काम करते हैं, कहाँ पर एक्ट करता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं। तो ये फ्यूरोसिमाइड आपका एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज आर। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों आपका UP UMS में आया था, उसके बाद ये NFL में भी आ गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, है ना। तो इसमें होता है डू एक्ट चेक प्लान, प्लान डू चेक एक्ट चेक, या प्लान डू चेक एक्ट, या नन। PDC ये होता है, प्लान होता है, फिर डू, फिर चेक, फिर एक्ट, PDC। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 का बता रखा है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ISO 14000 सीरीज फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग एन एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बाय आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल impact, setting environmental objective, implementing program to achieve them, continuously monitoring and improving performance, all while adhering to the PDCA, plan do check act cycle. Okay, next what happen when obese person is given lipophilic drug। अगर एक obese person को lipophilic drug देंगे तो क्या होगा, ही कैन नॉट अब्जॉर्ब लिपोफिलिक ड्रग, ऐसा तो नहीं होता कि भाई अब्जॉर्ब, ड्रग अब्जॉर्ब तो होगी, ड्रग डिग्रेडेशन बिगिन हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग इज नीडेड एज अ पर्सन वेट इज मोर, हाई एडिपोज टिश्यू टेक अप मोस्ट ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग।
तो ये बिल्कुल सही है। क्या होगा, जो हाई एडिपोज टिश्यू है ना, उन सबसे ज़्यादा बहुत सारी ड्रग वहाँ चली जाएगी, एडिपोज टिश्यू, है ना। तो ये ऑप्शन आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिटी। डिजॉक्सिन जो हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, हमें पता है नैरोथेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग है, इसके लिए टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है। स्कूपिंग ऑफ टी सेगमेंट ऑन ईसीजी, हाइपोकैलिमिया ब्रेडिकार्डिया या येलो विजन चेंज। तो देखो डिजॉक्सिन हमारा क्या करता है, हमने पढ़ा है भाई फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ाता है लेकिन हार्ट रेट को तो कम कराता है, तो ब्रेडिकार्डिया तो करा देगा, येलो विजन भी करा देता है, स्कूपिंग ऑफ टी सेगमेंट और ईसीजी भी होता है। ये हाइपोकैलिमिया जो होता है मतलब कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। हाइपोकैलिमिया से डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी ज़्यादा हो सकती है बट ये इसका साइड इफेक्ट ऐसे नहीं आता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो कह रहे लो डोज, अगर कैल्शियम कम होता मतलब पोटाशियम की बात हो रही है, हाइपोकैलिमिया होता है, पोटाशियम कम होता है, तो क्या इससे क्या हो जाएगा, डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी ज़्यादा हो सकती है बट ये इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। ठीक है, बाकी तीनों इसके साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग पैरासीटामोल के बारे में कह रहे हैं एंटागनाइज द इफेक्ट ऑफ यूरिकोस, यूरिक ड्रग को एंटागनाइज तो नहीं करेगी ये, हाफ लाइफ रिनल फेलियर में इंक्रीज भी नहीं होगा, मोर देन 30% एक्सक्रीटेड यूरिन अनचेंज या एब्जॉर्प्शन इज, हाँ तो ये हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रिलेटेड होता है टू द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग, है ना। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा इसका। कह रहे पैरासीटामोल अब्जॉर्ब प्राइमरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अब्जॉर्ब होती है ना, तो रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन को। तो विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट बैलेंस बिटवीन सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आप पढ़ते हो है ना, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारा आता है सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है बैलेंस इन दोनों के बीच में, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक के बीच में? पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, सेरिबेलम है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ना बच्चों, है ना, हाइपोथैलेमस जो है ये रेगुलेट करेगा बैलेंस बिटवीन आपका सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो आंसर हमारा ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो हाइपोथैलेमस एक्ट एज सेंट्रल कंट्रोल सेंटर फॉर द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड बोथ सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक। ओके, तो ये मेंटेनिंग बॉडी होम्योस्टेसिस बाय बैलेंसिंग देयर एक्टिविटी। जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज आउट इन, तो आईपी के एडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एडिशन कब है बच्चों, 1955 में है, उसके बाद 1966 होता है, उसके बाद 1985, फिर 1996, उसके बाद 7, 10, 14, 18, 22, है ना। मैंने आपको सारे याद करा रखे हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। 1955 में हमारा फर्स्ट एडिशन है आईपी का। इसका जो सप्लीमेंट आया था बच्चों वो 1960 में आया था, 1960 में इसका सप्लीमेंट आया था। सेकंड एडिशन फिर 1966 में आया, उसका सप्लीमेंट 1975 में आया, है ना। उसके बाद आपका थर्ड एडिशन 1985 में आया, फिर आपका 1996 में आया, उसके बाद 2007, 10, 14, 18, देन 22। नेक्स्ट है ऑटोनोमिक डिजीज एसोसिएटेड विद जॉइंट इन्फ्लामेशन। ऐसा कौन सा ऑटोनोमिक डिजीज है जिसमें क्या होता है, जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है, साइनोवियल प्रोलिफरेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है आर्टिकुलर कार्टेज का। बताओ कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज की बात हो रही है। सोरियाटिक अर्थराइटिस है, रूमेटोइड अर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्टाइलिटीज है। तो ये होता है रूमेटोइड अर्थराइटिस होता है, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, तो इसमें जॉइंट इन्फ्लामेशन हो जाएगा, साइनोवियल प्रोलिफरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टेज। ओके, तो ये क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होता है रूमेटोइड अर्थराइटिस, जहाँ पर बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है साइनोवियल लाइनिंग ऑफ जॉइंट्स, है ना, जिससे कि आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, इवेंचुअली डैमेज टू कार्टिलेज एंड बोन विद इन द जॉइंट। ओके, जैसे एंटी डायरियल कैसे काम करेंगे, एंटी डायरियल ड्रग होती है जो डायरिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इंक्रीज करेंगे जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, भाई इंक्रीज थोड़ी ना कराएंगी, तो कमी कराएंगे। प्रमोट ऑस्मोटिक बैलेंस, रिड्यूस बाउल मूवमेंट की, हाँ बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कराएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एनहेंसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाइड ड्रग विद आईपीएसी नेम आपको दे रखा है, आपने बताना किस ड्रग का आईपीएसी नेम है ये, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए भाई। इसका ये बेंजोडायजेपिन्स आपको दे रखे हैं, डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम या ओक्साजेपाम। तो 7 पे क्लोरो है बच्चों, 1,3 डाइहाइड्रो, 1 पे मिथाइल है, 5 पे फिनाइल है, 1,4 बेंजोडायजेपिन, 2 ओन है। तो कौन सी है ये ड्रग, तो दिस इज डायजेपाम, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 7 पे क्लोरो है, 1 पे मिथाइल है। देखो अभी डायजेपाम का देख लो एक भी स्ट्रक्चर, तो दिस इज डायजेपाम, 1, 2, 3, 4, 4 है ना, बेंजोडायजेपिन होता है ये, 1, 4 नाइट्रोजन जो है 1 और 4 पे है, 7 पे क्लोरीन है,
और 1 पे मतलब ये मिथाइल ग्रुप हो गया और 5 पे फिनाइल हो गया, है ना। तो ये सारा 2 पे ये ओन डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस करके, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, पीटीसी की बात हो रही है। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? परचेज ड्रग फॉर द हॉस्पिटल, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, प्रमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग, अप्रूव पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान। तो इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेशनल यूज ऑफ ड्रग होता है बच्चों, है ना, प्रमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग, ऑप्शन 3। पीटीसी कह रहे हैं प्राइमरी फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज एंड गाइडलाइन टू एंश्योर ड्रग आर यूज्ड अप्रोप्रिएटली एंड सेफली विद इन द हेल्थ केयर सेटिंग विच means promoting rational drug use. It is core function, okay। फॉर्मुलरी मैनेजमेंट में भी इसका रोल होता है। ये पीटीसी क्या करती है? मैनेज द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, डिसाइडिंग विच ड्रग आर अवेलेबल टू प्रिस्क्राइबर बेस्ड ऑन एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ड्रग इवेल्युएशन में इसका रोल है रिव्यू न्यू ड्रग एंड असेस देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी बिफोर एडिंग देम टू द फॉर्मुलरी, ओके। फिर एडीआर मॉनिटरिंग में रोल है पीटीसी का, मॉनिटर द एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू एड्रेस देम। एडुकेशन में दे प्रोवाइड एडुकेशन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑन प्रॉपर ड्रग यूज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, ओके। ये सारे हमारे पीटीसी के रोल है। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन हैमर मिल का प्रिंसिपल। तो देखो हैमर मिल का प्रिंसिपल कितने एग्जाम में बना है ना। तो इसका मिल देखो इसका जो है हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, ध्यान रखना। बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो हैमर मिल में इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है फुल फॉर्म FSSAI का फुल फॉर्म बताओ। फूड होता है, F से फूड सही है। फूड सेफ्टी होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी होता है, ए से ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। देखो कितना ज़्यादा थोड़ा सा माइनर सा फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखो ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर चेयरमैनशिप ऑफ। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी की बात हो रही है, उसे एस्टेब्लिश किया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लेट कोल RN चोपड़ा इन 19 कौन से ईयर की बात है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा 1931, ओके। जैसा फर्स्ट यूएस पहला यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, है ना। तो ये आया था 1820, है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1820, ओके, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है वो 1820 में आया है और इसे पब्लिश किया गया था बोथ इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज में। ये भी याद रखने भी क्वेश्चन बना था। अमंग द सिस्टम रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस, ठीक है। तो कह रहे अमंग द सिस्टम रिलेटेड कंस्ट्रेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस कौन से हैं? लेक ऑफ फाइनेंस, ऑल नो एनफ टाइम इज अवेलेबल, या लेक ऑफ सोर्स ऑफ रिम्बर्समेंट। तो सारे ही हैं बच्चों। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। कह रहा सिस्टम रिलेटेड कंस्ट्रेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस इंक्लूड लिमिटेशंस लाइक लेक ऑफ डेडिकेशन टाइम फॉर फार्मासिस्ट टू परफॉर्म पेशेंट कंसल्टेशन, inadequate reimbursement for pharmacist care service, poor electronic health record integration, insufficient staffing level, and a lack of standardized protocol within the healthcare system that support comprehensive medication management, okay। So which physician is known for the theory of general relativity, है ना। नील्स बोर है, आइजैक न्यूटन, है ना, स्टीफन हॉकिंग या एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डबल वॉल कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड है 1 लाइनर, 4 लाइनर, 3 या 2 लाइनर। तो ये होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 लाइनर होते हैं, ओके। कह रहे डबल वॉल कोरुगेटेड बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ कोरुगेटेड मीडियम सैंडविच बिटवीन 3 शीट्स ऑफ लाइनर बोर्ड, है ना। तो ये 3 लाइनर होते हैं। अगर सिंगल वॉल होंगे तो 2 लाइनर होंगे, डबल वॉल होंगे तो 3 लाइनर, और ट्रिपल वॉल होंगे तो 4 लाइनर। जैसे मोटिवेशनल सिंड्रोम, ये ए मोटिवेशनल सिंड्रोम है, ए मोटिवेशनल सिंड्रोम इन कैनाबिस यूज़र, है ना, जो कैनाबिस लेते हैं, ठीक है, उनमें ये ए मोटिवेशनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। सजेस्ट दैट हु यूज़ कैनाबिस रेगुलरली आर मोर लाइकली। तो ये सिंड्रोम में क्या होता है? सारी चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। एग्जिबिट लॉस ऑफ एम्बिशन, लॉस हो जाता है। एग्जिबिट एपैथी, बिल्कुल सही है। डिफिकल्टी
कंसंट्रेटिंग, सारी बातें सही है बच्चों। ए मोटिवेशनल सिंड्रोम के ऑप्शन ए हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कह रहे ए मोटिवेशनल सिंड्रोम साइकियाट्रिक कंडीशंस होता है दैट सजेस्ट दैट रेगुलर कैनबिस यूजर में एक्सपीरियंस एपैथी, लॉस ऑफ एम्बिशन एंड डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग। ना तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन अकेशिया। अकेशिया जो होता है बच्चों हमारा इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली मैंने आपको बता रखी है। ये इंडियन गम होता है, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका सोर्स है, लेगुमिनोसी फैमिली है। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, इसमें एंजाइम कौन सा होता है, अल्फा माइलेज नहीं होता, इसमें ऑक्सीडेज होता है और एक परऑक्सीडेज, दोनों ही प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेज होता है और परऑक्सीडेज। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच प्राइमरी जो है फंक्शन है मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वैसे तो सारे ये, पर जो प्राइमरी है ना वो प्लानिंग होता है, प्लानिंग होता है ऑप्शन बी। प्लानिंग कह रहे हैं मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का, एज इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट एक्टिविटी बाय डिफाइनिंग गोल, ऑब्जेक्टिव एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी, पे रिलाई नहीं करती। निकोटिन पैच भाई टॉपिकल में आते हैं, इंसुलिन पेन तो नहीं आते ना, इंसुलिन तो सबक्यूटेनियस रूट से दोगे है ना, तो आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी नेजल स्प्रे, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आ जाएंगे। ओके, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट टेक्निक और इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक कौन सी है बच्चों, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल होता है, सारी बातें हो जाएंगी, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, इन्वेंट्री की डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक है, ABC एनालिसिस है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, EOQ है ना, इनपुट आउटपुट, ये सारे होते हैं। तो सब फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, है ना, सिंपल है भाई, फार्मेसी एक्ट 1948 में आया। ओके, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया और इसके जो रूल्स है बच्चों 1945 में आए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो आया, एक्ट आया कब, 1940 में आया, और रूल्स कब आए बच्चों, 1945 में आए। फार्मेसी एक्ट 1948 का है और इसमें फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट भी 1948 के ही है। नेक्स्ट है मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म। कह रहे हैं जो मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ होते हैं वो दूसरी फॉर्म में चेंज होंगे, तो कैसे होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, डज नॉट चेंज, रिवर्सिबल। तो ये ना चेंज हो जाएंगे ना, तो ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मगर मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ वंस अब पॉलीमॉर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरे में, अनदर में, इट कैन नॉट इजीली रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ट्रांजिशन जो होता है थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होता है। जैसे हाई इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट, है ना, तो वुंड इन्फेक्शन जो होता है उसका हाई इंसिडेंस होगा सभी की वजह से। देखो ओबेसिटी, डायबिटीज मेलिटस, माल न्यूट्रिशन होगा, लेकिन क्लीन वुंड आपका एक्सेप्ट में आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन एलर्जीज ड्यू टू रिलीज ऑफ डैश बाय मास्ट सेल। तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो आता है एलर्जी में, तो मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है, एंटीबॉडी, म्यूकस, हिस्टामिन या एंटीजन। तो मास्ट सेल से हमारा हिस्टामिन आता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एस्टेब्लिशन, CDLK सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में है। CDRIL सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में है, और CRIC सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग को, देखो ड्रग को आप ऑब्टेन करते हो भाई, ड्रग हमें जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म से भी मिलती है, जैसे एंटीबायोटिक होती है माइक्रोऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उनके अगेंस्ट यूज़ करते हैं भाई। एनिमल से मिलती है ड्रग, प्लांट से मिलती है, और ड्रग को हम सिंथेटिक भी ओरिजिनल है ड्रग का, तो ड्रग के सारे ओरिजिनल है, तो ऑल आंसर लगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेंटल क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन, की मेंटल क्वालिटी क्या होनी चाहिए, शुड बी सिंसियर, डिपेंडेबल, कोऑपरेटिव एंड ऑनेस्ट, मस्ट हैव गुड स्टैमिना, शुड हैव पेशेंस टू लिसन टू हिज कस्टमर, रिजोल्व देयर ऑब्जेक्शन, शुड बी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल बायर। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर इज इक्वलेंट टू 101325 PA, मतलब पास्कल, ये ना प्रेशर का यूनिट है पास्कल। अल्टरनेटिवली दिस कैन बी एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहे 1 एटमोसफियर में आपका इतना पास्कल होता है, तो कह रहे अब जो ये पास्कल है ना, इसको आप इनमें से कैसे लिख सकते हो, मतलब आपको पता होना चाहिए भाई पास्कल में कितना मेगा पास्कल है, एम से मेगा, के से किलो, किलो में तो वही आपका 1000 हो जाएगा, है ना, तो किलो तो होगा नहीं, क्योंकि देखो ये 1000 तो दिख ही नहीं रहा आपको कि भाई इसमें आप कर रखा हो। तो ये देखो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा कि भाई आपका जो 101325 पास्कल किसके इक्वल होता है, 0.101325 एम से मेगा पास्कल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे 1 मेगा पास्कल जो है
ये प्रेशर का यूनिट है, इक्वल होता है 1 मिलियन पास्कल, है ना। मेगा पास्कल में 10⁶, मतलब कि ये 10⁶ हो गया ना, पास्कल होते हैं, मिलियन पास्कल, ठीक है। तो पास्कल जो प्रेशर का यूनिट है, तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ये जो मतलब कि एटीएम में इतना पास्कल होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हु हैज़ अ पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का सीलिंग प्राइस को फिक्स करेगा, कौन करेगा? तो आप नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी पढ़ते हो, तो इसमें देखो लोकसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या राज्यसभा, तो यहाँ से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, देखिए पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन लाइज विद इन द सेंटर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेट्स दिस प्राइस बेस्ड ऑन द ड्रग DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो नॉनलिन इज ए प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट, तो नॉनलिन जो होता है बच्चों, ये होता है किसको प्रिडिक्ट करेगा? फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को। बच्चों ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नॉनलिन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन। ग्रीसियोफल्विन आपका एंटी फंगल ड्रग में पढ़ते हो, तो ग्रीसियोफल्विन जो ड्रग होती है बच्चों, इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा कैसे? जब इसको फैटी डाइट के साथ में लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में आपको फैटी मिला हुआ। ओके, नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करेंगे तो क्या होंगे बच्चों? वो एंटीडोट होंगे, वही तो करेंगे। तो देखो एंटी इन्फ्लेमेटरी दे रखा है आपको, एनास्थेटिक, एंटीटसिव या एंटीबायोटिक, है ना। तो यहाँ पर वैसे एंटीडोट होना था, बाकी इसमें एंटीबायोटिक दिया हुआ है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1821, 1823, 1820 या 1822। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।